हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 10 हमने जो है वो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जो ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन के ऊपर है। ठीक है, और पहले पार्ट में हम लोगों ने इसमें जाना था कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से साधन हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास एयरवेज है। ये सारी बातें हमने की थी और हमने थोड़ा सा डिटेल में जो था वो लैंड ट्रांसपोर्ट में ही रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, रेलवेज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा वाटरवेज के बारे में बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर इसमें और लगेगा जिसमें हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और 3 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसका दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग रेलवेज के बारे में और वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को जो है इससे फायदा मिल सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों से मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और बाकी फिर से मैं आपको बता दूं एक बार, वैसे मैं हालांकि रोज आप लोगों को बताता हूं ये कि फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप लोग क्लिक करके इस फुल कोर्स को अवेल कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल रेट्स पे ये फुल कोर्स अभी अवेलेबल है। इस फुल कोर्स में आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे प्लस नोट्स और क्विजेस जो है हर चैप्टर के वो भी मिलेंगे। ठीक है, और फायदा यह है कि जो कोर्स की वैलिडिटी है दैट इज लाइफ टाइम, यानी कि आप जब तक भी तैयारी करना चाहें तब तक आप एक बार पैसा देंगे तो आपको बार बार पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आज की डेट में कोर्स का जो प्राइस है वो 100 रुपए का है, तो आप 100 रुपए में अगर कोर्स परचेस करते हैं तो 100 रुपए में ही आपको जब तक भी आप तैयारी करना चाहें जितना भी कंटेंट इस कोर्स में ऐड होगा वो मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों के सामने एक और बताना चाहूंगा कि एक वेब ऐप, ठीक है, वेब ऐप जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली ओकुल का। उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, मोबाइल ब्राउजर के थ्रू वो इंस्टॉल होगा। उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको आप लोग थोड़ा सा जितना हो सके जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि वहां पर उसके थ्रू क्या है कि अगर कोई भी हम क्लासेस वगैरह अपडेट करते हैं या कोई भी हम नोट्स अपडेट करते हैं, कोई भी वीडियोज अगर अपडेट करते हैं, ठीक है, और साथ ही अगर कभी हमारे कोई लाइव सेशंस वगैरह होते हैं तो उसके थ्रू हम आप लोगों को जो है नोटिफिकेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर से कर लीजिएगा और बाकी अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। चैनल के जो वीडियोस हैं उनको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स वगैरह जो है, अपने फीडबैक्स वगैरह जो है वो भी जरूर देते रहिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हम लोगों ने बात स्टार्ट करनी है रेल ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है, इंडियन रेलवेज का नेटवर्क जो हमें पता है इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ठीक, it facilitates the movement of both freight and passengers and contributes to the growth of the economy। यानी कि इसके थ्रू फ्राइट्स मतलब जो सामान होता है वो, ठीक है, गुड्स, और पैसेंजर्स यानी कि पैसेंजर्स भी ट्रेवल करते हैं और सामान जो है वो भी ट्रेवल करता है। महात्मा गांधी ने बोला था इंडियन रेलवेज को लेकर दैट इट ब्रॉट द पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल था, यानी कि जो स्वाधीनता संग्राम था, उसके लिए रेलवेज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अलग अलग कल्चर के समुदाय के लोग जो है वो एक साथ आके जुड़े हैं। ठीक है, और वो किसकी वजह से हुआ है? इंडियन रेलवेज की वजह से। इंडियन रेलवे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में, जब एक लाइन बनी थी मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ हुआ करती थी 34 किलोमीटर की। तो ये सबसे पहली रेलवे लाइन थी। ठीक है, और खासकर यहां पर जो भी छोटा मोटा डेटा दिया हुआ है, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा जो क्लास 12th के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए, अगर कोई एसएससी और रेलवेज के एस्पिरेंट है, ठीक है, अगर कोई रेलवे और एसएससी वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो छोटा मोटा डेटा दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा साथ के साथ, वो आप लोगों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और यूपीएससी के लिए तो जो भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो हमेशा से ही पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसको समझना, जानना जो है वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और डेटा आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेटा शुड बी यूज द लेटेस्ट वन। आप लोगों की बुक में जो ये डेटा दिया हुआ है, हालांकि आप एक चीज गौर करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये बुक जो है इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है, ऑफिशियल जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वहां से। ठीक है,
नीचे आपको ये जो दिख रहा है दैट इज 2020-21 यानी कि जो अभी 2020-21 चल रहा है वो। लेकिन यहां पर जो आप डेटा देखेंगे ये देखिए कितना पुराना है, 31 मार्च 2015। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि जो एनसीईआरटी वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहां अंदर का जो डेटा है वो चेंज नहीं किया जा रहा है, जबकि ये चीज गलत है। अंदर का डेटा भी जो है वो अपडेट होना चाहिए, सभी लोगों को जो है बच्चों को लेटेस्ट डेटा मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत वो लेटेस्ट डेटा मैं आप लोगों को जहां पर भी रिक्वायर्ड है या जहां पर भी अवेलेबल मिलता है कहीं ऑफिशियल सोर्स से, वो देने की कोशिश मैंने पहले भी की है, इस कोर्स में भी की है, बाकी कोर्सेज में भी मैं कर रहा हूं। और यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं कि डेटा आप लोग हमेशा जो है वो लेटेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं, चाहे आप यूपीएससी के बच्चे हैं, चाहे आप कोई भी मतलब एग्जाम दे रहे हैं, डेटा आपको हमेशा लेटेस्ट याद रखना है। और अगर आप स्कूल के बच्चे हैं स्पेसिफिकली और बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों ने लिखना है, तो आपको क्या करना है कि डेटा जो आप लेटेस्ट लिख रहे हैं वो किस सन का डेटा है, किस साल का डेटा है, वो मेंशन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये पूरी की पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेलवेज इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर, इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यानी कि रेलवेज में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का मेजर शेयर है, यहां पर पूरा का पूरा शेयर जो है वो गवर्नमेंट का ही है। रेलवेज अभी तक जो है वो मतलब प्राइवेट में नहीं दी गई है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं चल रही है। हालांकि ये आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे न्यूज वगैरह अगर आप लोग सुन रहे होंगे, तो ये बात की जा रही है कि 2022-23 के आसपास से कुछ जो रेलवेज है, जो कुछ क्षेत्र है, जो कुछ हिस्सा है रेलवेज का, वो प्राइवेट को दिया जाने की बात चल रही है। लेकिन अभी के डेट में अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इसके बाद यहां पर देखिए दिया गया है कि 31 मार्च 2015 के हिसाब से जो लेंथ है वो इतनी है 66,030 किलोमीटर, यानी कि 66,030 किलोमीटर। लेकिन इस डेटा को आप लोग थोड़ा सा जो है वो अपडेट कीजिएगा। 31 मार्च 2017 का ही डेटा है जो रेलवेज के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है, तो यही आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लेकिन 15 से तो फिर भी 2 साल आगे का डेटा हमारे पास आ गया है, दैट इज 67,368, ठीक है। 67,368 किलोमीटर जो है वो टोटल रेलवे लाइन है, 66,030 किलोमीटर नहीं है। ध्यान रखिएगा, डेट जो है 31 मार्च 2017 के हिसाब से, ठीक। इट्स वेरी लार्ज साइज पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दी सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका जो रेलवे का मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि इंडियन रेलवे एक ही है, कोई स्टेट्स की रेलवे तो अलग अलग है नहीं, ठीक है। तो इसको पूरे को मैनेज करने के लिए क्या किया गया है कि रेलवे सिस्टम को जो है वो 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर से मैं कहूंगा एसएससी यूपी और जो हमारे रेलवेज के अगर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फिर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी आपके रेलवेज के जोन्स हैं, ठीक है, यहां पर 16 जोन्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर्स भी दिए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेंट्रल रेलवे है तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई सीएसटी, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो 16 के 16 जोन्स दिए गए हैं और जो इनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, ये आप लोगों को याद करना जरूरी है, ठीक है। यूपीएससी वाले बच्चों को तो देखिए सब चीज ही याद करनी जरूरी है, उनके लिए तो कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज देयर सिलेबस, ठीक है, कि जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ ही सिलेबस है, ठीक है ना। तो वो लोग तो थोड़ा बहुत चीजों को ध्यान रखेंगे, जरूरी है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं कि जो एसएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट, सॉरी एसएससी और रेलवेज के एस्पिरेंट है उनके लिए, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद नीचे यहां पर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे कि आपकी जो लेंथ मतलब जो रेल्स के बीच में जो गैप होता है, रेल्स क्या होती है, रेल्स का मतलब होता है जो रेलवे की पटरियां होती हैं ये, ठीक है। पटरी ऐसी होती है, इसके बीच का जो ये गैप होता है इसको बोला जाता है रेल्स, ठीक है। दीज आर नोन एज रेल्स। इनके बीच का जो ये गैप है या जो डिस्टेंस है, ये कितना गैप है, इसके आधार पर रेलवे को 3 भाग में जो है वो डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज, ठीक। ब्रॉड गेज का मतलब क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.676 मीटर है। ध्यान रखेंगे, डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखेंगे, 1.676 मीटर। टोटल लेंथ मार्च 16 के आधार पर दी गई है 60,510। नया डेटा अपडेट करेंगे, फिर से मैं कहूंगा 31 मार्च 2017 के हिसाब से ब्रॉड गेज की जो लेंथ आज की डेट में है दैट इज 61,680 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद मीटर गेज पे आ जाएंगे। मीटर गेज नाम से ही साफ है कि डिस्टेंस बिटवीन द रेल कितना है, 1 मीटर, ठीक। टोटल लेंथ दी गई है 3,880 किलोमीटर इन मार्च 2016। फिर से मैं कहूंगा अपडेट करेंगे 31 मार्च 2017 के हिसाब से 3479, ठीक है, दैट इज 3,479 किलोमीटर। इसके बाद अगला है नैरो गेज। नैरो गेज का मतलब ये नैरो गेज जो है वो 2 तरीके की होती है। एक तो ऐसा है कि जिसके केस में
डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे इतना है 0.762 मीटर्स, ठीक है, यानी फिर 762 mm, ठीक है, या फिर 0.610 मीटर यानी कि 610 mm। टोटल लेंथ दी गई है 2297 किलोमीटर मार्च 2016, फिर से इसको अपडेट करेंगे, दिस इज 2208 किलोमीटर, ठीक है। और जनरली जो है ये हिली एरियाज में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में नैरो गेज पाई जाती है, ठीक। अब यहां पर आप एक डेटा को समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हम 2016 का जो डेटा यहां पर दिया गया है, ठीक है, उसके आधार पर जो मैंने 17 का डेटा आपको अपडेट कराया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रॉड गेज जो है वो बड़ा है, ठीक है, 60,510 से 61,680 हो गया है। और हालांकि जो हमारा मीटर गेज और नैरो गेज है वो कम हुआ है, यहां पर 3,880 है, ये कम हुआ है, और ये 22,297 दैट इज 2,297 है, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस डेटा को देख के ही समझ सकते हैं कि हुआ क्या है कि जो हमारा ब्रॉड गेज है, मतलब जो मीटर गेज है और जो हमारा नैरो गेज है, ये कन्वर्ट हुआ है कुछ ब्रॉड गेज में, ठीक है। इस चीज को समझना जो है वो जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यही चीज यहां पर दिखी गई है कि इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। ये मैंने आपको डेटा से भी साफ साफ बता दिया कि किस तरीके से ये चीज जो है वो कम हो रही है। अब देखिए, मान लीजिए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा आंसर राइटिंग को लेकर अगर हम कहीं पर मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 2016 का जो डेटा है वो भी लेंगे, वो भी याद रखेंगे, 2017 का डेटा जो है वो भी याद रखेंगे, और उसके आधार पर आप ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये देखिए कि ब्रॉड गेज जो है वो बड़ी है, नैरो गेज मीटर गेज की डिस्टेंस जो है वो जो लेंथ है टोटल वो कम हुई है। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो चलाए हैं जिससे मीटर गेज और नैरो गेज को हम ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लिखने को तो सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं जो यहां पर लाइन लिखी गई है कि इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो एग्जामिनर भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा आधे मार्क्स की बात मैं हमेशा करता हूं कि हर क्वेश्चन में, हर आंसर में आधे मार्क्स, 1 मार्क्स की जो वो फाइट है, ठीक है, वही आपका जो है नाम या तो फाइनल लिस्ट में आएगा, ठीक है, या नहीं आएगा। और अगर आता है तो कहां पर आएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपकी रैंकिंग कहां पर होगी, 200 के अंदर होगी, 100 के अंदर होगी, 50 के अंदर होगी या 10 के अंदर होगी, वो डिपेंड करेगा इन छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके के अपने आंसर राइटिंग में आप डेटा को साथ अगर जितना एक्सटेंसिवली आप सब्सटेंशिएट अपने आंसर कर सकते हैं, प्लीज ट्राई टू डू इट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि जहां पर आपको एग्जैक्ट डेटा याद ना हो वहां पर आप गलत डेटा, फर्जी डेटा ना डालें, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि यहां पर लिखा गया था कि ये वैल्यू 2208 मीटर है, ठीक है। तो 2208 मीटर, अगर आपको 2208 याद नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं 2200 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 2200 आप लिख रहे हैं तो आप इस वैल्यू को या तो 3000 लिख दें या आप इसको 2000 लिख दें या 1500 लिख दें, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इतना वेग नहीं चलेगा। 2208 का 2200 लिख सकते हैं, 3479 को 3500 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये फायदा जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को होगा अगर आप इस तरीके के जो आंसर्स वगैरह है अपने, उसमें अगर आप इस तरीके की चीजों को डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे तो एग्जामिनर को वाकई में पता लगेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी या कोई बुक को रट के नहीं आए हैं, बल्कि आपने थोड़ा बहुत चीजों को जो है वो जाना है, समझा है, ढूंढा है, मेहनत की है, ठीक है। तो वहां से आपके जो मार्क्स हैं वो जरूरी है कि बढ़ेंगे, मतलब पक्की बात है, श्योरिटी है कि आपके मार्क्स अगर आप इस तरीके की थोड़ा सा मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा तो जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों को मतलब मेहनत कम करनी पड़े इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को इस तरीके का डेटा वगैरह दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कहां पर आप किस डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना, अपने आंसर्स में इंक्लूड करना और अपनी एक आदत में डालना कि इस तरीके का कहीं पर भी अगर कुछ चीज होती है, आंसर वगैरह आप राइटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके के डेटा को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Moreover, steam engines have been replaced by diesel and electric engines. स्टीम इंजन जो है जो कोयले से चलते थे, ठीक है, जो जेम्स वॉट के इंजन्स थे, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बचपन में आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा है कि जेम्स वॉट के जो स्टीम इंजन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, डीजल से और इलेक्ट्रिक इंजन से। दिस स्टेप हैज इंक्रीज्ड द स्पीड एज वेल एज द हॉलेज कैपेसिटी। इनकी स्पीड भी बढ़ी है और हॉलेज कैपेसिटी भी बढ़ी है। हॉलेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि उस पर कितना सामान जो है वो कैरी किया जा रहा है, ठीक है। जो हमें पता है कि जो मालगाड़ियां वगैरह होती हैं, गुड्स ट्रेन होती है और बाकी भी जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनमें भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह जो है वो जाता है, वो आपको पता है, ठीक है ना। तो उनकी जो हॉलेज कैपेसिटी है, मतलब द कैपेसिटी टू कंटेन या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट गुड्स, वो बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन आए हैं, इससे थोड़ा सा एफिशिएंसी जो है रेलवेज की बड़ी है। The replacement of steam engine run by coal has also improved the environment of the stations. क्योंकि कोयला की वजह से क्या होता था, काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता था, ठीक है।
और उसके बाद डीजल आया तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आए तो पॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि लगभग जीरो ही हो चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि मेट्रो रेल हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। मैं फिर से कहूंगा, देखिए कितनी इन्होंने, मतलब ये गलत बात है, मतलब एनसीईआरटी वालों की, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खुद समझिए इस चीज को। सिर्फ कोलकाता और दिल्ली का नाम लिखा गया है, जबकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो देश में 13 मेट्रोज ऐसी हैं जो फंक्शनल है, 13 मेट्रोज आर फंक्शनल, ठीक है। और यहां पर सिर्फ 2 नाम लिखे गए हैं और नीचे से इन्होंने बुक में लिख दिया है कि बुक इज अपडेटेड एज 2020 और 21, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा हमारी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी हार मानने वाले लोग नहीं हैं। आपको पता है कि हम बहुत ही जुझारू हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स भी बहुत जुझारू हैं। हम बिल्कुल डट के इन चीजों का सामना करेंगे और जहां पर भी हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी वो हम खुद इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 2 के नाम यहां पर दिए गए हैं, बाकी 11 मेट्रोज कौन कौन सी हैं जो देश में फंक्शनल है उनके नाम मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखिए एक एक करके, यहां पर साइड में मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग भी इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक। सबसे पहला है बेंगलुरु, ये 13 है टोटल, 2 यहां पर दिए गए हैं कोलकाता और दिल्ली, उसके बाद जो 11 है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। पहला हो गया बेंगलुरु, सेकंड इज योर गुरुग्राम, ठीक है। गुड़गांव जो मेट्रो है वो अलग है, दिल्ली मेट्रो नहीं है वो, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देन यू हैव मुंबई मेट्रो, देन यू हैव जयपुर, ठीक है, जयपुर मेट्रो, देन यू हैव चेन्नई मेट्रो, देन यू हैव कोच्चि मेट्रो, लखनऊ, हैदराबाद, देन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही जो है वो नोएडा मेट्रो स्टार्ट हुई है, नोएडा, देन यू हैव अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, एंड देन यू हैव नागपुर। तो ये 13 मेट्रोज हैं जो फंक्शनल है, जो बाकी प्लानिंग में है या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए। आप ये 13 मेट्रोज का नाम याद रखिएगा कि ये 13 मेट्रोज जो है वो है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कभी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, फिर से मान लीजिए ये अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर या रेलवे की एफिशिएंसी को लेकर या रेलवे नेटवर्क को लेकर अगर कभी बात होती है और मेट्रो रेल की अगर बात हो रही है, तो आपको ये पूरा स्पेसिफिकली आप मेंशन कर दें कि 13 मेट्रोज ऐसी हैं जो फंक्शनल है, जो ऑपरेशनल है, बाकी अदर्स आर इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज। उन 13 में से आप 5-6 नाम लिख के एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फिर से वही मैं कहूंगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट में एक इंप्रेशन पड़ता है कि आप लोगों को वाकई में जो खाली बुक में चीजें दी गई हैं वो रट के नहीं आ रहे हैं, लेकिन और भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो मेट्रो रेल वगैरह आया है, इससे रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस बाय सीएनजी रन व्हीकल्स भी हुआ है, एक तो चीज, ठीक है। मतलब मेट्रो रेल से तो फायदा हुआ ही है। मेट्रो रेल से क्या फायदा हुआ है, लोगों का समय बचता है, पहली चीज, ठीक है। और बाकी मेट्रो रेल्स वगैरह जो है वो सभी जगह इलेक्ट्रिफाइड है, तो उससे पॉल्यूशन वगैरह भी कम होता है, लोगों को पहुंचने में जल्दी होती है, मतलब लोग जो है जल्दी से पहुंच जाते हैं चीजों में, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। और बाकी जो डीजल बसेस है उनका भी रिप्लेसमेंट किया गया है बाय सीएनजी रन बसेस। व्हीकल अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो इज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पॉल्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। वही मैं बता रहा हूं कि डीजल इंजन की बस जो है, डीजल इंजन से चलने वाली बसों को हटा के सीएनजी से चलने वाली बसें लगाई गई हैं, ठीक है। अब तो टैक्सीज वगैरह भी जो है वो काफी ज्यादा सीएनजी से चलने लगी है। और बाकी मेट्रो का मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिफाइड है, तो वहां पर भी पॉल्यूशन जो है वो काफी उससे कम है, ठीक। यहां पर एक चीज और दी गई है, नीचे थोड़ा सा आप देख सकते हैं बॉक्स में, अबाउट दी कोंकण रेलवे, ठीक है, कि एक कोंकण रेलवे स्टार्ट हुई थी 1998 में। 760 किलोमीटर की लॉन्ग रेल रूट है जो रोहा इन महाराष्ट्र को मैंगलोर इन कर्नाटक से जो है वो कनेक्ट करती है। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल। इट क्रॉसेस 146 रिवर्स स्ट्रीम्स एंड नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स। अब यहां पर जो ये डेटा दिया हुआ है ये गलत है। एशिया लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5 किलोमीटर ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट। पहली बात तो पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल थी 6.5 किलोमीटर की जो टनल थी, ये एशिया की लार्जेस्ट तो थी ही नहीं, ये इंडिया की लार्जेस्ट थी, ठीक। लेकिन अब वो भी नहीं रही है। अब इंडिया की लार्जेस्ट टनल जो है वो आप कौन सी है वो भी है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया की जो लार्जेस्ट टनल है दैट इज योर पीर पांजाल टनल, ठीक है। रिसेंटली एक टनल बनी है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पीर पांजाल टनल, ठीक। पीर पंजाल टनल जो है जम्मू एंड कश्मीर मतलब अब जो यूटी हो गया वहां पर, ठीक है। पीर पंजाल टनल जो है वो लगभग 11.2 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है, लगभग। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, इंडिया की ये लार्जेस्ट है, इंडिया लार्जेस्ट। बाकी जहां तक डेटा मैं चेक कर पाया, एशिया की लार्जेस्ट टनल इज इन जापान, ठीक है, अराउंड आई थिंक 50+ किलोमीटर के आसपास की कुछ है और वो जापान में है, बट आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट इट, बट जहां तक है वो है। मतलब आप ध्यान रखेंगे कि ये तो नहीं है ना, ये इंडिया की है जो यहां पर दी गई है 6.5 किलोमीटर की, इंडिया में ये हो चुकी है, और एशिया में तो ये थी ही नहीं, एशिया में ये कभी भी नहीं थी। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए
द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर द पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। वो तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो रेलवेज की बात यहां पर हो गई, थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें देख लेते हैं जल्दी से क्या है। एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस एंड कैंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, यानी कि ऐसी जो जगह थी, यानी कि जो टाउन्स, जो शहर थे, उनके आसपास की जगह जहां पर रॉ मटेरियल्स वगैरह होते थे, वहां पर जहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स होती थी, कॉमर्शियल क्रॉप्स होती थी, हिल स्टेशंस थे, कैंटोनमेंट टाउन्स थे। ठीक है, यहां पर तो सारे के सारे जगहों की जो कनेक्टिविटी थी वो रेलवे की काफी पहले से ही थी, ब्रिटिश के दौरान। क्यों थी? क्योंकि देखिए जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग एरिया है, प्लांटेशन के एरियाज है, कॉमर्शियल क्रॉप्स के एरिया है, वो किसके लिए जरूरी थे? आपके जो एग्रीकल्चरल पर्पज था उसके लिए। ठीक है, हिल स्टेशन बेसिकली टूरिज्म के लिए जरूरी था। कैंटोनमेंट एरियाज आपके जो कह सकते हैं कि आर्मीज वगैरह जहां पर रहते थे, ठीक है, आर्मी बोर्ड्स वगैरह जो रहते थे वहां के लिए जरूरी था। तो इन जगहों का तो डेवलपमेंट रेलवे से पहले ही इनको जोड़ दिया गया था। एंड दीज आर मोस्टली डेवलप्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वही मैं बता रहा हूं कि जो जो यहां पर संसाधन हुआ करते थे उनके यूज करने के लिए। और बाद में जब देश आजाद हुआ तो रेलवे रूट जो है इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू, तो बाकी जगहों में भी हो गया है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर। ये कोंकण रेलवे का नाम यहां पर बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो टेरेन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जो यहां पर बताया गया कि इतनी सारी ब्रिजेस और रिवर्स वगैरह क्रॉस करता है, तो इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसको बोला जा सकता है इंजीनियरिंग मार्वल है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसका नाम जो है वो बार बार आ रहा है। एंड रेलवेज कंटिन्यू टू रिमेन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस, क्योंकि आम जन के जो ट्रेवल वगैरह के लिए भी रेलवे जो है वो काफी ज्यादा क्या है, एक मेन साधन है, एक मुख्य साधन है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, जहां जहां पर भी टेरेन अच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे राजस्थान में क्या है कि डेजर्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिल स्टेट्स में क्या है कि टेरेन मतलब अच्छा नहीं है, प्लेन एरिया नहीं होता, हिली एरिया है, तो वहां पर रेलवेज का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट, अच्छा चलिए 3 मैंने आपको बता दिया। मुझे बताइएगा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसी क्या फिजियोग्राफी है कि वहां पर रेलवेज ज्यादा डेवलप नहीं है, रेलवे नेटवर्क ज्यादा नहीं है, या आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको राजस्थान में बता दिया कि डेजर्ट है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या है कि रेलवे नेटवर्क अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिली स्टेट्स में मैंने बता दिया कि वहां पर टोपोग्राफी ऐसी है, जो फिजियोग्राफी है वहां पर पहाड़ वगैरह ज्यादा है, इसलिए वहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं है। मुझे आप बताइएगा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है, वहां की फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी ऐसी क्या है कि वहां पर जो है रेलवे नेटवर्क ज्यादा डेंस या डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो रेलवेज के बारे में यहां पर हो गया डिस्कशन। अब हम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, वाटरवेज इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोथ फॉर पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। फिर से वही बात है कि वाटरवेज जो है वो भी आपके पैसेंजर के लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और कार्गो के लिए मतलब सामान के लिए भी जरूरी है। इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल। ठीक है, हैवी एंड बल्की मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल भी है और चीपेस्ट भी है। चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा सामान जो है वो कैरी किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सामान कैरी किया जा सकता है, इसलिए ये चीपेस्ट है। इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे पॉल्यूशन वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 प्रकार का है, एक है इनलैंड और दूसरा है ओशियनिक। इनलैंड का मतलब है कि विद इन दी कंट्री, जब हम रिवर्स वगैरह के थ्रू, कैनाल्स वगैरह के थ्रू ट्रेवल करते हैं, दैट इज योर इनलैंड वाटरवेज। और जब हम ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो उसको बोला जाता है ओशियनिक वाटरवेज। ठीक, इनलैंड वाटरवेज क्या, इट इज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द रेलवेज। यानी कि जब रेलवेज नहीं आई थी, हमने बात करी रेलवेज 1853 में आई है, उससे पहले, ठीक है, और रेलवे से उसके बाद भी मतलब कह सकते हैं कि आजादी तक जो था, या फिर ब्रिटिश एरा की अगर हम बात करें तो उस समय तक भी रेलवेज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप नहीं था। ठीक है, तो उससे पहले क्या था कि जो वाटरवेज था वो एक मेजर मोड या चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। इट हाउएवर फेस्ड टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। लेकिन बाद में जब रोडवेज डेवलप हुआ, रेलवेज डेवलप हुई, तो तब इसको काफी ज्यादा उनसे चुनौतियां और कंपटीशन का सामना करने को मिला है। मोरोवर डाइवर्शन ऑफ रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस मेड देम नॉन नेविगेबल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ देयर कोर्सेस। अब बाद में क्या हुआ कि नदियों का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए यूज करा जाने लगा, तो वहां पर पानी नदियों में कम हो गया। अब नदियों में अगर पानी कम होगा तो फिर उनके थ्रू ट्रेवल कर पाना, बोट्स स्टीमर्स ले जाना जो है वो आसान नहीं होगा। तो इसलिए इनके जो ज्यादातर हिस्से थे, नदियों के, कैनाल्स वगैरह के ज्यादातर हिस्से थे, वो नॉन नेविगेबल हो गए, यानी कि उन पर अब आप बोट लेके और स्टीमर लेके नहीं जा सकते। ठीक, इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पूरे के पूरे देश का जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि हर मोड से अगर हम मिला के बात करें
तो वाटरवेज का कितना है 1%, सिर्फ 1% ही है। इट कंप्राइजेस रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट 5685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। ठीक है, सेटअप इन 1986। और द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। वो कौन कौन से हैं जो नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं? जैसे कि नेशनल हाईवेज डिक्लेयर किए जाते हैं, उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी हैं। जैसे कि हमने बात की थी राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वैसे ही यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से वो आप यहां पर देख सकते हैं। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, वाटरवे 2, वाटरवे 3, 4 और 5। अब इनमें आपको क्या याद रखना है मैं बताऊं, आप लोगों को इसमें ये चीज याद रखनी है कि कहां से कहां तक है। जैसे कि ये दिया हुआ है इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच, ठीक है, 1620 किलोमीटर। सादिया ढुबरी स्ट्रेच 891 किलोमीटर। कोट्टापुरम कोल्लाम स्ट्रेच 205। स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स 1078 किलोमीटर। और ये वाला जो है 588 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप इसको ऐसे याद ना रखें, पहले तो जगह याद रख लें कहां कहां पर है, फिर आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा जो है, सबसे लंबा जो है वो ये है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे, उसके बाद नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा ये, 4 पे ये और 5 पे ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से आप नंबर याद रख सकते हैं कि नेशनल वाटरवेज का जो है, नेशनल वाटरवे 1 जो है वो सबसे लंबा है, उसके बाद 4, उसके बाद 2, फिर 5 और फिर 3। ठीक, ये चीजें आप थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 10 अदर इनलैंड वाटरवेज व्हिच कुड बी अपग्रेडेड, जिनको अपग्रेड किया जा सकता है। द बैकवाटर्स ऑफ केरला, केरला का बैकवाटर जो है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, किस तरीके से बैकवाटर्स होता है, क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि बैकवाटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनका स्पेशल सिग्निफिकेंस है इन इनलैंड वाटरवेज में। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला। ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि सोर्स है, दैट इज द बैकवाटर्स इन केरला। ठीक है, और यहां पर एक फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है जिसका नाम है वल्लम कली, वो भी इन बैकवाटर्स में ही होती है केरला के। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से ओशियानिक रूट्स को लेकर, यानी कि ये तो अभी तक हमने बात करी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटरवेज को लेकर। अब हम यहां पर जल्दी से बात कर लेते हैं ओशियानिक रूट्स को लेकर। इंडिया की हमें पता है कि जो कोस्ट लाइन है वो काफी लंबी है, 7517 किलोमीटर की, इंक्लूडिंग दी आइलैंड्स। अगर हम अपने दोनों आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, उसको अगर हम मिला दें तो हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो इतनी है, 7517 किलोमीटर की। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दीज रूट्स। ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। ओशियानिक रूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, क्योंकि इसके थ्रू क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, आयात निर्यात, वो बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू ओशियानिक रूट्स। तो आप समझ सकते हैं देश के बाहर सामान भेजने का दो ही तरीका है, या तो आप ओशियानिक रूट्स यानी कि वाटरवेज के थ्रू भेजेंगे या एयरवेज के थ्रू भेजेंगे। तो एयरवेज से आप समझ सकते हैं कितना कम होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यानी कि मात्रा के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सिर्फ 5% जो है वो एयरवेज से जाएगा, बाकी 95% किससे जा रहा है, वाटरवेज से। ठीक, और अगर हम वैल्यू के संबंध में बात करें, यानी कि उसका जो मूल्य है उसके आधार पर बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो हमारा एयरवेज से जाएगा, बाकी 70% जो है वो किससे जा रहा है, वाटरवेज से। रेलवेज के थ्रू और रोडवेज के थ्रू जो है वो आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फॉरेन ट्रेड का काम नहीं हो सकता है। ठीक, apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country। जो हमारे islands हैं, ठीक है, islands जो द्वीप है, वहां से भी अगर हमें बाकी देश के साथ सामान का आदान प्रदान करना है तो भी क्या होगा कि वो इन पोर्ट्स के जरिए ही किया जाएगा। अब मैं यहां पर आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। हम लोगों ने इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, यानी कि इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पढ़ी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है वो। हमने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ी है, हालांकि उसमें हमने चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं की, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो सवाल आप मेरा ध्यान से सुनिएगा और जवाब इसका आप मुझे दीजिएगा वहां पर क्या है। सवाल यह है, यहां पर लिखा गया है कि इंडिया में 12 मेजर और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इंडिया में जो कोस्ट लाइन है वो आपको पता है कि इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि अगर मैं से बात करें तो इधर भी कोस्ट लाइन है और इधर भी कोस्ट लाइन है, यानी कि ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, दो हमारे पास कोस्टल लाइंस है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों कोस्ट में से, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में से, दोनों कोस्ट किस प्रकार के हैं। मतलब एक जैसे होता है सबमर्जेंट कोस्ट, एक होता है इमर्जेंट कोस्ट। ठीक, तो कौन सा सबमर्जेंट कोस्ट है, कौन सा इमर्जेंट कोस्ट है, कहां पर जो है पोर्ट्स ज्यादा है, कहां पर आपके जो पोर्ट्स है वो
ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा है और कहां पर जो कोस्ट है, मतलब कौन से ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है या वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है, ये बताना है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, कि क्यों ईस्टर्न, अगर ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, वेस्टर्न कोस्ट पे अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल आप मुझे जो है इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, जो लोग कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब बताएंगे वो माने जाएंगे हमारे सबसे अच्छे बच्चे। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस कोर्स को आप लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं जो मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी जितनी ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम क्योंकि स्कूल वाले बच्चों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी और ये इंडिया की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मिला के है वही है। बाकी अगर हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात करें तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है, इसको भी आप लोग साथ साथ पढ़ें, कंसेप्ट्स को समझें और काफी आसान है एज कंपेयर टू फिजिकल ज्योग्राफी। ये चीजें काफी आसान है, लेकिन आपको इसको पढ़ना समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज इसको इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर को इतना ही रखेंगे। बाकी जो इसका एयर ट्रांसपोर्टेशन का और एक पार्ट कम्युनिकेशन का है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को इस कोर्स के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। बाकी अगर आप हमसे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी फेसबुक का पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आप हमसे पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फुल कोर्स तो अब मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। और मैं फिर से कहूंगा कि जितना आप इंपॉर्टेंस फिजिकल ज्योग्राफी को दे रहे हैं, ये ज्योग्राफी जो है, यानी कि ये वाली जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें हमने वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात की है ह्यूमन ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को लेकर, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो फुल कोर्सेज हैं, जो वीडियोस हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, उनका आप फायदा उठाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, वो प्लीज कीजिए। कोर्सेज के लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट पर है, आप जाकर वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कभी भी कोई टेक्निकल क्वेरी होती है, मतलब कोर्स वगैरह परचेज करते टाइम अगर आप लोगों को कभी भी ये लगता है कि कोई भी इशू है, मतलब पेमेंट वगैरह को लेकर कोई इशू है या कुछ भी है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूं, दैट इज 9498086380। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके टेक्निकल क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कंटेंट संबंधी कोई भी बात करनी है तो उसके लिए टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC, उस ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप चीजें पूछेंगे। ठीक है, और फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि वेब ऐप जो है हमारा, वो किस तरीके से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज क्या है, नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों को वहां पर टाइम टू टाइम मिल सकती हैं, वो जो है उसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल ब्राउजर में, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप लोग प्लीज जल्द से जल्द कर लीजिए, उसके थ्रू भी आप लोगों को काफी फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।